हेलो क्लास 30 डेज इंडियन पॉलिटी विद राणा सर में आपका स्वागत है। होपफुली कल का लेक्चर आपको समझ में आया होगा जिसमें आपको बेसिक चीजें बता दी गई थी। कैबिनेट कमेटीज तक हम चीजें कर चुके हैं। आज हमारा जो पहला सेगमेंट स्टार्ट होगा वो पार्लियामेंट होगा। तो बेटा पार्लियामेंट में जो हम पहला पार्ट अपना कर रहे हैं वो भी ध्यान रखिएगा। इसको भी हम दो पार्ट में करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ताकि आप बेसिक चीजें बहुत आराम से समझ पाओ। देखिए चीजें समझना आपके लिए जरूरी है, बाद में क्या होगा वो बात की चीज है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बट एक साथ समझाने में ये होगा कि लेक्चर बड़ा हो जाएगा पहली चीज, और मैक्सिमम बच्चे कहते हैं कि सर छोटा लेक्चर बनाइए ताकि हम एक लेक्चर को प्रॉपर मैनर में देख पाए। तो हम बहुत लेंथी लेक्चर नहीं करना चाहते, हम इसे दो पार्ट में समझा देंगे, कोई इश्यू नहीं होगा। आज के आज आपके दोनों पार्ट प्रोबेबली अपलोड हो जाएंगे, वो डिपेंड करता है एडिटिंग टीम पे, वो मेरा पार्ट नहीं है, बट प्रोबेबली वो लोग कर सकते हैं, ये सोच के हम लोग चलते हैं। आइए पार्लियामेंट पार्ट 1 का भी पार्ट 1 चल रहा है। ये आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक पार्लियामेंट के बारे में चीजें बताते हैं। पार्लियामेंट जो बेटा हमारी है, जो हमारी संसद है, वो बनती है दो चीजों से, एक लोकसभा जिसे लोअर हाउस बोलते हैं और एक राज्यसभा जिसे अपर हाउस बोलते हैं। ये हिंदी मीनिंग जो है 1955 के बाद लगी, उससे पहले ये नहीं थी। 54 तक हमें इंग्लिश नहीं पता, हिंदी नहीं पता थी, हम इंग्लिश यूज करते थे, और उसके बाद हमने इसका हिंदी नाम भी अपडेट किया और उसको हमने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। पार्लियामेंट में अब ध्यान से देखिए, पार्लियामेंट जो है लेजिस्लेटिव ऑर्गन की बात करें तो यूनियन गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जाहिर सी बात है। प्री एमिनेंट है, सेंट्रल पोजीशन है इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम की, है ना, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने फॉलो की है। मैंने पहले भी बोला था हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने कहाँ से फॉलो की? तो बेटा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑब्वियस है कि हम यूके को फॉलो कर रहे थे उस टाइम पे, तो जो चीजें हमारे सामने आएंगी वो कहाँ से आएंगी? यूके से आएंगी। यूके ने जितनी चीजें हमें दी, हम यूके के ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे थे, तो हम पार्लियामेंट में भी मैक्सिमम चीजें कहाँ से ले लेंगे? यूके से ले लेंगे। तो यूके हमें ज्यादा चीजें फॉलो करके देगा, ना कि कोई और, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूके की पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको वेस्टमिनिस्टर भी बोला जाता है। वेस्टमिनिस्टर मॉडल का मतलब हो गया यूके से आई हुई चीज। आर्टिकल 79 टू 120 पार्ट 5 में कॉन्स्टिट्यूशन में डील करते हैं, इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, कैसा संघ है, कैसे बना है, क्या ड्यूरेशन है, कितनी अवधि होगी, ऑफिसर्स का प्रोसीजर क्या है, ऑफिस जो है ऑफिसर्स क्या हैं, उसके बाद जो ऑफिस में ऑफिसर्स हैं फिर प्रोसीजर क्या है, किस तरह चलता है, इनको क्या लाभ मिलेंगे, क्या ताकत मिलेंगी, ये सारी चीजें पार्लियामेंट में डिसाइड कर दी जाती है। मतलब एक एक चीज आपकी वेल डिफाइंड होती है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, उनके बारे में सारी चीजें आपको प्रॉपर मैनर में बता दी जाती है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर आप बात करेंगे तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट तीन चीजें आती हैं, जाहिर सी बात है। पहला प्रेसिडेंट, दूसरा काउंसिल ऑफ स्टेट एंड उसके बाद हाउस ऑफ द पीपल, ठीक। 54 तक हमारे पास हिंदी नेम नहीं था। 54 के बाद हमने राज्यसभा लोकसभा नाम दिया। राज्यसभा हमने नाम दिया काउंसिल ऑफ स्टेट को, और लोकसभा नाम दिया पीपुल ऑफ हाउस ऑफ पीपुल को, या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल का जो हाउस था उसको। राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है, उच्च सदन, और लोकसभा को निचला सदन बोला जाता है, जाहिर सी बात है। इसके बाद पहला जो है मतलब राज्यसभा, वो यूनियन टेरिटरी स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, पर जो लोकसभा है वो लोगों को रिप्रेजेंट करता है, इंडिया के जो लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ पर इनके चुने हुए नुमाइंदे बैठते हैं, जिनको ये चुनते हैं वही यहाँ बैठते हैं, वही शासन करते हैं, तो ये इनके नाम से बना हुआ है, इसलिए इसको ये बोला जाना जरूरी है। इसके बाद दो द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट है बेटा वो दोनों सदन के भाग नहीं, मतलब दोनों में पार्ट नहीं लेते, बट इनके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर ये नहीं होंगे तो किसी भी चीज की सिग्नेटरी नहीं होगी। हम जितने भी काम पार्लियामेंट के करते हैं सारे इन्हीं के नाम पर करते हैं, तो इनका रोल बहुत जरूरी है और एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पे ये बैठे हुए। दिस इज बिकॉज द बिल पास दोनों हाउस से जो भी आता है वो तब तक लॉ नहीं बनेगा जब तक राष्ट्रपति साहब उस पर अपनी कंसेंट नहीं देते, तो उनकी एसेंट की बहुत जरूरत है, तो उस चक्कर में ये एक इंटीग्रल पार्ट हो जाता है। ये ऑल्सो परफॉर्म सर्टेन फंक्शन, कुछ फंक्शंस हैं पार्लियामेंट के, जैसे दोनों ही समन्स एंड प्रोरक्स द बोथ ऑफ द हाउसेस, ये दोनों सदनों को बुला सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को, दोनों हाउसेस को एड्रेस कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस जो है ना, जब नॉट इन सेशन ये चल रहा है तो ऑर्डिनेंस दे सकते हैं, उस चीज को पास करने का इनके पास अधिकार है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो ये कभी भी आपके लिए फॉलो करा सकते हैं, उनको फॉलो करके आपको होल्ड कर सकते हैं, ये चीजें इनके हाथ में। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है एम्फेसाइज करती है इंटरडिपेंडेंसी,
बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। जाहिर सी बात है, लेजिस्लेचर अलग काम करता है, एग्जीक्यूटिव अलग काम करते हैं, दोनों को एक पार्ट तो नहीं माना जा सकता भाई। लेजिस्लेचर अपने रूल्स रेगुलेशन एंड लॉज बनाता है, एग्जीक्यूटिव ने फॉलो कराता है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे यहाँ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का फॉर्म है, तो हमने दोनों को एक ही साथ जोड़ के रखा हुआ है। हेंस वी हैव प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट, है ना, लाइक क्राउन पार्लियामेंट इन ब्रिटेन। जैसे ब्रिटेन में पार्लियामेंट में क्राउन है, वैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड, जब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वहाँ लेजिस्लेशन एग्जीक्यूटिव दोनों अलग रहता है। वहाँ पर लेजिस्लेशन एग्जीक्यूटिव एक साथ आप मर्ज नहीं कर सकते। ये दोनों जो पार्ट हैं बेटा बिल्कुल अलग आपके लिए काम करते हैं, ये चीजें आपको समझ के चलनी पड़ेगी। इसके बाद आता है अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो कांग्रेस में नहीं जाते, तो वो उसका पार्ट है ही नहीं। हमारे यहाँ पार्ट नहीं है, जाते नहीं है, बट इसका एक इंटीग्रल पार्ट है। वहाँ के प्रेसिडेंट को कोई मतलब नहीं है लेजिस्लेचर से। कंपोजिशन ऑफ द बोथ टू हाउसेस, दोनों हाउसेस जो राज्यसभा एंड लोकसभा है वो किस तरह बनी है, इसके बारे में अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि राज्यसभा और लोकसभा आपके लिए किस तरह काम करती है। कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा में बेटा टोटल 250 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 238 रिप्रेजेंटेटिव हुए स्टेट्स के, स्टेट से आते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद यूनियन टेरिटरी से इंडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, 12 नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट से। तो टोटल कितने हैं, 245 हैं, ठीक है। आज की डेट में 245 मेंबर है, 229 मेंबर जो है स्टेट के हैं, 4 मेंबर यूनियन टेरिटरीज के हैं और 12 अपॉइंटेड हैं। चौथा शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का बताता है कि राज्यसभा की सीटें कैसे एलोकेट की जाएंगी यूनियन टेरिटरीज और स्टेट में। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको शेड्यूल 4 दे देता है कॉन्स्टिट्यूशन में कि भैया कैसे कैसे इनको एलोकेशन देना है, कौन सी सीटें नहीं देनी है, कौन सी नहीं, इसके बारे में प्रॉपर बात वो करता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन राज्यसभा इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स इसमें इलेक्ट होते हैं। इलेक्शन जो है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जो आपका प्रेसिडेंट वाला प्रोसीजर है वही है। सीट स्टेट और इन सबको राज्यसभा में पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग दी जाती है। जैसे यूपी के पास 31 है, त्रिपुरा के पास सिर्फ 1 है। इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है यूएसए में, यूएसए में जितनी भी सीनेट्स हैं उन सबको 1-1 2-2 सीट्स दी गई। हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे यहाँ पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनेट दिया गया है, थोड़ा बेहतर ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि आपको पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम चीजें देते हैं तो जाहिर सी बात है आपको जितना रिप्रेजेंटेशन उतना वैलिडली मिल रहा है ना। आपको अगर रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो आपको वैलिडिटी भी तो चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है कि 2-2 सबको दे दिया है कि पॉपुलेशन 60 करोड़ है और वहां पे भी 2 लोग बैठे हैं, तो ये नहीं हो सकता। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं यहाँ पर। यूएसए में ऐसा नहीं होता, यूएसए में 50 स्टेट है तो 100 मेंबर्स हैं वहां पर। हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से चलता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, राज्यसभा में डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज कॉन्स्टिट्यूट हुआ इस पर्पस के लिए। इलेक्शन जो है वो सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल में चलता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। 9 यूनियन टेरिटरीज में से 3, अब तो 9 नहीं रह गई, फिर भी 3 इसमें जो है JNK, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर, इनके राज्यसभा रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा में बैठते हैं। पॉपुलेशन अदर 6 यूटीज बहुत छोटी, तो इनके कोई भी रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा में नहीं। भाई जहां पर पॉपुलेशन ही बहुत कम है वहां के रिप्रेजेंटेटिव की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती, उनको तो भाई प्रेसिडेंट साहब खुद ही चला लेंगे, कोई इशू नहीं है उस चीज में। नॉमिनेटेड मेंबर, प्रेसिडेंट बेटा 12 लोगों को नॉमिनेट करता है जो स्पोर्ट्स की फील्ड में, सोशल वर्क की फील्ड में, साइंस की फील्ड में, लिटरेचर की फील्ड में, आर्ट की फील्ड में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। रोटेशनल है ये प्रिंसिपल, तो एमिनेंट पर्सनालिटी को राज्यसभा में आने के लिए एक पर्पस मिलता है नॉमिनेशन से कि ताकि वो इलेक्शन के थ्रू ना जाकर सीधे हमारे पास आ जाए, है ना, और हम उसे राज्यसभा में डाल पाए ताकि वो अपनी बात भी हमारे पास रख पाए। यहाँ पर ऐसा है कि यूएसए में कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होता, इंडिया में 12 नॉमिनेटेड मेंबर हैं, वहां पर एक भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं है, वहां पर जो भी है वो सीधे चुन के आओ, जनता के ऊपर कोई नहीं। सिस्टम ऑफ लोकसभा की बात करें, फॉर द पर्पस होल्डिंग डायरेक्ट इलेक्शन, यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाता है, ठीक है। उनके चुनाव निर्दलीय क्षेत्र होते हैं, तो चुनावी क्षेत्र बांट दिए जाते हैं, संसदीय क्षेत्र बोलते हैं, वहां पे इन्हें बांट दिया जाता है। तो ईच स्टेट एलोकेटेड नंबर ऑफ सीट्स, है ना, तो कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बटा होता है। प्रोविजन है हर स्टेट के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिवाइजन होगा, बट वो जहां पे 60 लाख से नीचे पॉपुलेशन है, 6 मिलियन से नीचे पॉपुलेशन है, वहां पर ऐसा इक्वल प्रोपोर्शनेट पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं चलता, वहां पर अपने हिसाब से सीट्स पहले से फिक्स कर दी गई होती है। इसके बाद ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और इनका रेशियो पॉपुलेशन के साथ निकलता है, सीट एलोकेट होती हैं और वही स्टेट में चलता रहता है। कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है रिप्रेजेंटेशन 2 तरीके से, डिफरेंट बिटवीन द डिफरेंट स्टेट एंड बिटवीन द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ द सेम स्टेट।
पहले तो हर एक स्टेट का अलग होगा, फिर हर एक स्टेट में डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी जिसके थ्रू ये इलेक्शंस कराते हैं। भाई मान लीजिए हम एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रहते हैं तो हमारे जो सांसद साहब होंगे वो हमारे लिए काम करेंगे। अदर स्टेट अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज रखेगा, वहां की अलग पॉलिटिकल पार्टी, वहां के अलग लीडर्स होंगे, वहां की अलग प्रॉब्लम्स होंगी। तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज की भी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज को जब बांटा जाता है तो हम उसको बेहतर तरीके से डेवलप कर पाए, जनता का प्रॉपर विकास हो, उसके लिए हमने इसको बना रखा है। बिटवीन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होता है, द एक्सप्रेशन ऑफ पॉपुलेशन मीन्स पॉपुलेशन एसर्टेन एट द प्रीसीडिंग सेंसस। जो हमारे यहाँ जनगणना होती है इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कहाँ की क्या पॉपुलेशन है, उसी रेलिवेंट फिगर के थ्रू हम डिवीजन करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज का। एवरी सेंसस में रीएडजस्टमेंट होता है, जाहिर सी बात है, अब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो रीएडजस्टमेंट भी आपको करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे वैसे रीएडजस्टमेंट होता है। पहला एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ लोकसभा, लोकसभा में सीट्स एलोकेट होती हैं, डिवीजन होता है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, और ये धीरे धीरे घटती बढ़ती रहती है। पार्लियामेंट जब बना था तो भाई एक्ट 52, फिर 62, फिर 72, फिर 2002 का सेंसस चल रहा था। 42वें संवैधानिक संशोधन में ये कहा गया था कि 20 साल तक, अब टिल द ईयर 2000, अब 1971 को ही हम चलाएंगे। तो देखिए 1971 का सेंसस चलता रहा 28 साल, 30 साल अप्रॉक्स हमने चलाया, उसके बाद हमने इसे हटाया। बैन को रीएडजस्ट किया गया था और 25 साल के बाद इसको 2026 में फिर से रिव्यू करने की बात की गई है कि 2001 का जो सेंसस है इसको 2026 में हम दोबारा रिव्यू करेंगे। मतलब जो अभी 2021-22 का सेंसस आना है इसके अकॉर्डिंग हमारी सीट्स फिर से घट बढ़ सकती हैं। वैसे कायदे से बढ़ेंगी। 100 करोड़ से आसपास हमारी पॉपुलेशन थी, 100 करोड़ से आज हम चले गए हैं 140 करोड़। तो 102 से 140 का बहुत बड़ा डिफरेंस आ चुका है। तो इस डिफरेंस को यहाँ पर चेक करना है, तो सीट्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज की हमारी बढ़ेंगी, ये पक्का है। रिजर्वेशन, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कॉन्स्टिट्यूशन ने अबंडन किया है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, बट उसने रिजर्वेशन दे रखा है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को। भाई गांधी और अंबेडकर साहब के पैक्ट में यही चीज बही गई थी कि आपको रिजर्वेशन देंगे, तो इनको रिजर्वेशन दिया गया पॉपुलेशन के बेसिस में। ये रिजर्वेशन ऑपरेट होता है था 10 साल के लिए 60 तक, बट इसको फिर आगे बढ़ाया गया, फिर इसको आगे बढ़ा दिया गया, अभी भी ये 2009 से फिर आगे बढ़ा दिया गया और अभी ये फिर आगे बढ़ा दिया जाएगा। ये रिप्रेजेंटेशन चलता रहेगा क्योंकि इसी से वोटिंग और लोग आते हैं। दो द सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, तो यहाँ से इस कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जो वोटर हैं, सिर्फ वही नहीं, जो अदर वोटर हैं वो भी इनको वोट दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो इलेक्टोरल वोटर्स हैं वो कोई भी खड़ा हो सकता है। अगर सीट रिजर्व है तो रिजर्व कैटेगरी का ही बंदा खड़ा होगा, पर अगर सीट रिजर्व नहीं है तो नॉन रिजर्व कैटेगरी का भी बंदा वहां खड़ा हो सकता है, शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल का, बट वहां पे कंडीशंस होती हैं। A member of scheduled caste and scheduled tribe are not debarred from contesting general election। अगर कोई सीट जनरल है, मतलब रिजर्व नहीं है, जनरल की है, तो भी ST/SC का कैंडिडेट खड़ा हो सकता है, और रिजर्व में तो ST/SC खड़े ही होते हैं। 84th अमेंडमेंट 2001 में हुआ था, इसने कहा था रिजर्व सीट जो है पॉपुलेशन फिगर के अकॉर्डिंग 1991 के सेंसस से चल रही थी, तो इसको 2001 के अकॉर्डिंग कर दिया गया था। इसके बाद 87th अमेंडमेंट 2003 में हुआ था, यहाँ पर कहा गया था अब सेंसस 2001 का चलेगा। ठीक है, यहाँ पर 84th में कहा गया था सेंसस 1991 का चलेगा, 87th में कहा गया था कि 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग अब ST/SC की सीट्स डिवाइड की जाएंगी। अब यहाँ ट्विस्ट क्या है ये समझिए, यहाँ पर ये रिजर्व कैटेगरी का बंदा रिजर्व सीट्स में भी कंसेट कर सकता है और नॉन रिजर्व सीट में भी ST/SC का बंदा कंटेस्ट कर सकता है इलेक्शन। और यहाँ पर वोटर्स में जो जनरल वोटर्स हैं वो भी इन्हीं कैंडिडेट्स में वोट देते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ही वोट देंगे। अगला लेक्चर हम इसके बाद लाएंगे, इसमें बाकी बेसिक चीजें आपके लिए देखेंगे। देखिए जब भी बेटा लेक्चर बनता है तो लेक्चर बनने में सच में बहुत मेहनत पड़ती है, और महाकाल की कसम और ये कसम वो कसम बेटा मैं आपको नहीं दूंगा, बट मैं आपसे जरूर कहूंगा कि अगर आपके लिए लेक्चर बनता है और आपको वो यूजफुल लगता है तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करिए और लोगों तक पहुंचाया करिए, ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें और मेहनत अपनी और बेहतर कर पाएं। तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आप इसे आगे बढ़ाएंगे। अगले लेक्चर तक के लिए आपसे मैं अभी विदा चाहूंगा, बट उससे पहले अगर आप चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे प्राप्ति @IAS को आप फॉलो कर सकते हैं, _IAS को, और मुझसे बात कर सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, डिसलाइक करना है आपकी मर्जी, उसके लिए मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। तो अगले लेक्चर तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।